हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्ट से। बहरहाल आज कुछ जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वो कहते हैं ना, ग्लांसिंग ऑफ द जजमेंट, उस किस्म का आज सब्जेक्ट मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, बल्लू बलराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच पे इसकी सुनवाई थी। और जो फाइंडिंग है वो मैं अंग्रेजी में इसका जो मैं पढ़ के बताता हूँ, जिसका जिस्ट: The appeal challenges a High Court judgment convicting two individuals for murder and other offences, reversing their acquittal by a session judge. The prosecution case was based on the circumstantial evidence. The Supreme Court examined the evidence and found no proof beyond reasonable doubt, concluding that the prosecution failed to establish a complete chain of circumstances excluding any reasonable ground for conclusion consistent with the innocence of the accused. The court reiterated that suspicion, however strong, does not replace proof beyond reasonable doubt. Since the acquittal wasn't found perverse or impossible, Supreme Court restored it, setting aside the High Court judgment. तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि सस्पिशन भले चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो सबूत है उसके परे नहीं हो सकता। ये बेसिक मूल रूप से रीइटरेशन है सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट के माध्यम से। दूसरा जजमेंट है जस्टिस JK महेश्वरी वर्सेस जस्टिस संजय करोल का। बेसिकली ये सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट से डील करता है। मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। यहाँ पे जो डिले होता है कोई चीज़ को, कोई केस को फाइल करने में, उस डिले को एक्सक्लूड करने का किस तरीके से उसका एक्सक्लूजन होता है सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट के अंदर। अगर आप उसी मसले से जुड़ा हुआ मुद्दा किसी और न्यायालय में, किसी और कोर्ट में, किसी और फोरम में गलत तरीके से एजुडिकेट करवाने के लिए कोई प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट कर रहे थे, तो उस मसले में वो जो ड्यूरेशन है उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। ये सेक्शन 14 में क्लियर कट है। तो यहाँ पे जो फैक्ट था वो ये था कि द अपीलेंट इन दिस केस सॉट द एक्सक्लूजन ऑफ टाइम स्पेंट परसुइंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स बिफोर द तहसीलदार कोर्ट विच लैक्ड jurisdiction to entertain the matter. The Supreme Court held that the time spent diligently pursuing a remedy in wrong court should be excluded, provided that such proceedings are bona fide, diligently prosecuted and related to the same matter in issue. तो जो सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट क्लियरली मैंडेट करता है वो उसी को मतलब दोहराया गया है इस जजमेंट के तहत। उसके बाद जजमेंट है प्रेमराज वर्सेस पुनामिया मेनन के परमेश्वरन। ये जो जजमेंट है, ये इसका बेसिक जिस्ट ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सिविल प्रोसीडिंग के अंदर अगर कोई डिक्लेरेशन है और वो डिक्लेरेशन की डिक्री होती है और वो उसी मुद्दे से जुड़ा होता है जो 138 चेक बाउंसिंग केस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे वो कैश किया जा सकता है। यहाँ पे ये हुआ, मैं पढ़ के बताता हूँ। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड वेदर अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड फॉर अ ट्रांजैक्शन दैट ऑलरेडी हैज़ अ सिविल डिक्री. The appellant had borrowed money and issued a check which was dishonored.
He was subsequently convicted under Section 138 of the NI Act. However, he had also filed a civil suit declaring the check as a security, which was decreed in favor. The Supreme Court held that the criminal court is not bound by civil court's decision, but in this instance, the criminal proceedings were unsustainable due to the civil court's declaration of the check's purpose. Accordingly, the criminal proceedings were quashed and appellant was entitled to return the damages imposed. बेसिकली अगर आप चेक किसी सिक्योरिटी पर्पज से देते हो और वो बाउंस होता है और उसके तहत 138 की प्रोसीडिंग, चेक बाउंसिंग की प्रोसीडिंग होती है और साथ में आप एक सिविल प्रोसीडिंग भी फाइल करते हो ये डिक्लेयर करवाने के लिए कि वो चेक जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से दिया गया था, और अगर वो सिविल डिक्री आपको मिल जाती है तो फिर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स है उसे कैश की जा सकती है। ये एक फाइंडिंग यहाँ पे लिया गया है। फिर अगला जजमेंट है लेवल 9 बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे बेसिकली Supreme Court set aside the High Court order that allowed a tender to be awarded to a party despite irregularities and illegalities in tender process. The High Court had disposed of the matter based on the statement made by the counsel for the parties without considering the finding of an independent committee and a single bench, and that confirms the gross irregularities and illegalities. The Apex Court held that the High Court failed to apply its mind and overlooked its ill intent of the parties who misused the process of law for their own benefit. The court awarded the cost of rupees 5 lakh to be deposited by erring authority with the Supreme Court Advocate on Record Association. तो बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये जजमेंट। फिर उसके बाद में और एक जजमेंट है जो दिल्ली हाई कोर्ट का है, स्टेट वर्सेस अफरोज। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा। जो जिस्ट है वो ये मैं पढ़ के बताऊँ तो वो ऐसा है कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंसिडर्ड एन अपील इन so and so number challenging the acquittal of the two accused in acid attack case. The court reviewed the evidence with witness testimonies and medical report. The key issue was whether the accused could be identified as the assailant in the dark and if the victim's statement were consistent and reliable. The court observed that the victim's statement were inconsistent about the position of the assailants, the color of the motorcycle and the clothes worn by the accused. Additionally, the victim's initial statement did not include the accused's name, which they only mentioned later. The court ruled that prosecution failed to prove the accused's involvement beyond a reasonable doubt and accused were acquitted. The judgment emphasizes the importance of the consistent and reliable statement from the victims and witnesses in such case to ensure justice. Basically, reliability of the victim's statement और उनकी consistency जो है वो एक बेसिक और पैरामाउंट इम्पोर्टेंस होता है किसी भी इस तरह के मामले में जहाँ पे जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है। उसके बाद में कुणाल कपूर वर्सेस एकता कपूर। जस्टिस सुरेश कुमार कैद, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, इनका जजमेंट है। ये जो फाइंडिंग है वो ये है कि कोर्ट फाउंड दैट द रेस्पोंडेंट्स बिहेवियर टुवर्ड्स द अपीलेंट इन हिज फैमिली amounted to cruelty under section 13(1) of the Hindu Marriage Act. The respondents unsubstantiated allegation of the dowry demand, making false claims about her educational qualifications and disrespecting the appellant's parent were considered the act of cruelty. The fact that these allegations were made without any accountability or care for the consequences and the potential to impact the reputation of the parties further aggravated the situation. The appellant's successful career establishment within 2 years of marriage reflected his hard work and determination, and the respondent's unsubstantial claim against him were deemed to be an attempt to disrepute him in the eyes of court, impacting his reputation and amounting to cruelty. Basically ये जो मसला है डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ है, फैमिली डिस्प्यूट या डिस्कॉर्ड का है, जहाँ पे वाइफ की तरफ से अनसब्सटेंशियल और रिपीटेड एलिगेशंस जो होते हैं और क्लेम्स होते हैं
जिसका पीछे का मकसद यही होता है कि वो जो फैमिली है हस्बैंड की या हस्बैंड को या उनकी फैमिली को डिसरेप्यूट किया जाए, तो वो अपने आप में एक क्रूरल्टी होगी हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(1) के तहत। ये इसका बेसिक फाइंडिंग है। अगला जजमेंट है सोसाइटी फॉर टीचर्स कॉज थ्रू इट्स सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव श्री कपिल मोहन शर्मा एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा इनका है, जहाँ पे जो रूल किया है, द कोर्ट रूल दैट द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टीचर्स आफ्टर सुपर एनुएशन इज नॉट वेस्टेड राइट बट contingent on the availability of the vacancies and the needs of the educational institution. The court dismissed the petition challenging the discontinuation of the re-employment, concluding that the decision was based on the public interest and was not arbitrary. बेसिकली जब आप रिटायर होते हो तो उसके बाद में आपकी री एम्प्लॉयमेंट वो नीड बेसिस होती है, जो कंसर्न इंस्टीट्यूट होता है या इंस्टीट्यूशन होता है उनकी नीड बेसिस पे होता है। तो इसलिए अगर आपके सुपर एनुएशन के बाद में आपकी री एम्प्लॉयमेंट को डिसकंटिन्यू किया जाता है तो वो बेसिकली एक नॉट एन आर्बिट्री फंक्शन होता है और अपने आप में डिसीजन इज बेस्ड ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट होता है। तो ये बेसिक इसका क्रक्स है। अगला जजमेंट जो है वो गुरिकबाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बढ़िया नाम है गुरिकबाल, गुरु भी है और इकबाल भी है। खैर ये जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सौरभ बैनर्जी का है, जहाँ पे कोर्ट रूल दैट एन एम्प्लॉय प्रमोशन शुड नॉट बी इम्पैक्टेड बाय नॉन कम्युनिकेशन of below benchmark remarks in their ACR. The employee should be given an opportunity to make a representation against such remarks, and if upgraded should be considered for immediate promotion with consequential benefits. The court order a review of the DPC to reconsider in fact the petitioner's promotion based on an upgraded ACR from 2005, 6 and 2007 and 8, granting him seniority from the date of his immediate junior was promoted. तो बेसिकली ये और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है गूगल LLC वर्सेस कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट। यहाँ पे जस्टिस प्रतिभा सिंह का जजमेंट है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने हाल ही में हल्दीराम मार्क को वेल नोन ब्रांड करके डिक्री की है। ये आज की डेवलपमेंट है। हल्दीराम को बेसिकली जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज है जो IPRs रिलेटेड केसेस को देखती है, उन्होंने हल्दीराम को एक वेल नोन ब्रांड करके डिक्री दी हुई है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल जो गूगल LLC वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स का जो मसला था जस्टिस प्रतिभा सिंह के सामने, उसका जो वाइटल कॉन्टेक्स्ट है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। द रेशियो डिसेंडी ऑफ दिस अननेम्ड कोर्ट डिसीजन रिजॉल्व्स अराउंड द पेटेंटेबिलिटी of a specific invention in the context of the Patent Act 1970. The invention titled Managing Instant Messaging Session on a Multiple Device was refused by the controller under Section 15 of the Act due to the lack of novelty and incentive steps. The appellant company Google Incorporation challenged this decision in appeal. The court, after analyzing the patent application and the relevant prior art, found that invention did not involve an inventive step. The court applied the problem solution approach, evaluating the closest prior art and the technical contribution achieved by the invention. It concluded that the invention was obvious in light of prior art and lacks any technical advancement over existing knowledge. Moreover, the court discussed the test for assessing inventive steps and obviousness, including the obvious to try approach, problem solution approach, Cloudwood approach, and teaching suggestion motivation test. The court also addressed the appellant's argument regarding the application of hindsight while assessing the inventive steps. Ultimately, the court upheld the controller's decision and dismissed an appeal, stating that invention did not satisfy the requirement of patentability under the Patent Act 1970. Basically, गूगल का जो क्लेम था पेटेंट कंट्रोलर के सामने कि उनका जो प्रोडक्ट है
मैनेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग सेशंस ऑन मल्टीपल डिवाइस, ये अपने आप में इनोवेटिव है, लेकिन तथ्यों के आधार पे इसे कॉन्ट्ररी पाया गया और इस लिहाज से कंट्रोलर जो है पेटेंट कंट्रोलर सेक्शन 15 के अंदर लैक ऑफ नोवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप्स होने की वजह से इस एप्लीकेशन को खारिज करता है। और उसी खारिज एप्लीकेशन के खिलाफ जब गूगल हाई कोर्ट पहुँचती है तो जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच कंट्रोलर के ऑब्जर्वेशन से सहमत होती है और वो भी कंट्रोलर ने जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था उसको अपील करती है। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट मसले जो थे, मैंने सोचा कि उसके बारे में जो भी फाइंडिंग्स या अदर ऑब्जर्वेशंस है इन जजमेंट्स के थ्रू वो मैं आपके सामने पेश करूं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे ही ऐसे अलग अलग कानूनी मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। और आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे। और इस बात के साथ मैं आज विदा लेता हूँ, फिर आपसे कल मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।